अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से। सम बैक्टीरिया आर यूजेबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस फर्टिलिटी। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम आते हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया का नाम आता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये आपने अपने 7th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया के बारे में, जो कि राइजोबियम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। मतलब क्या होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल्स में रहता है। रूट नोड्यूल्स का मतलब है रूट्स में रहता है। वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, मींस लिक्विड फॉर्म में, जो कि प्लांट ले सके। तो बहुत अच्छा बैक्टीरिया है ये, है ना। तो ये भी एक काम है बैक्टीरिया का। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। मतलब वो आप सॉइल में जो नाइट्रोजन जो इंक्रीज करती है नाइट्रोजन की मात्रा को और इंक्रीज करती है सॉइल फर्टिलिटी को। These microbes are commonly called biological nitrogen fixator. इन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, सॉरी फिक्सर्स कहते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर। तो बूजो और पहेली ने देखा अपने स्कूल में, स्कूल के गार्डन में जो गार्डनर था वो क्या कर रहा है, मैन्योर बना रहा है। तो आपको पता ही है मैन्योर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। तो उन्होंने क्या करा, अब बूजो और पहेली ने और दोनों सबके फ्रेंड्स ने क्या करा, उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि प्लांट्स की छाल वाल हो गई, पत्ते वत्ते हो गए, या वेजिटेबल पील्स हो गए। वेजिटेबल पील्स का मतलब वेजिटेबल के छिलके हो गए, संतरे के छिलके हो गए, वो सब कलेक्ट कर करके क्या करने लग गए, उस एक जगह इकट्ठे करने लग गए उस गार्डन में। दे पुट देम इन अ पिट, मीन्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल, मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने ये सब क्या करने लगा, पिट में एक जगह इकट्ठा करने लगे। पिट यहाँ पर किसको कह रहे हैं, गड्ढे को कह रहे हैं, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, इस जो भी वेस्ट मटेरियल ये लाए हैं उसके अंदर एक गड्ढे के अंदर इसको डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं कि ताकि ये क्या हो सके, डिस्पोज हो गए सके, सड़ सके, कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पे एक्ट करें और उसको यूजेबल फॉर्म में बना दें। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ समय के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये क्या होने लग जाएगा, मैन्योर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। बूझो एंड पहली वांट्स टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बूझो और पहली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे हमें हमने जो प्लांट्स और पील्स ये सब डाले थे वो कैसे डिकम्पोज हो गए। एक्टिविटी 2.5, टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आपको दो पॉट लेने हैं, आपको दोनों हाफ ऑफ सॉइल से भर देने हैं। एक में ए और बी नाम रख देना है। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट बी एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट बी। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। अब देखो उन्होंने क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। आपको दो पॉट लेने हैं, आपको आधी आधी उसमें क्या कर देना है, सॉइल भर देना है। उसके बाद आपको ए पॉट में क्या करना है, लेबल कर देना है। ए पॉट में आपको क्या करना है, जो पुट वेस्ट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आपको इसमें प्लांट्स का वेस्ट डालना, मतलब छाल डाल दिया आपने, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री डाल दिया, या फिर पत्ते ये सब डालने लगे आप ए में। आपने यानी कि इसमें प्लांट्स ये सब डाले। बी में आपको क्या कंटेन है, बी में आपको क्या करना है, टॉय डाल देना है, ग्लास, टूटे ग्लास की, कांच की बोतल डाल देनी है, प्लास्टिक बोतल डाल देनी है, पॉलिथीन डाल देनी है। तो ये क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स। क्या आपको डिफरेंस कुछ पता चला इसमें। हाँ, हमें पता चला कि इसमें जो है, जो मटेरियल्स हमने डाले हैं ये सिंथेटिक मटेरियल है जो कि हार्मफुल हैं। और ये जो ए में हमने कंटेनर में डाला है ये सब नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं। इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है। यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। हमने देखा यहाँ पर, हमें पता चलेगा कि प्लांट्स जो पॉट ए में हमने जो प्लांट का वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुका है, वो डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, मतलब वो 3 से 4 हफ्ते में मैन्योर में बनना स्टार्ट हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, ये किसकी मदद से हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हुआ। द प्लांट्स वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड टू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। वो चीज लिखा है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोब्स को, उनकी मदद से क्या हुआ है, प्लांट का वेस्ट जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है, वो डिकम्पोज हो चुका है। डिकम्पोज मतलब सड़ चुका है। द न्यूट्रिएंट्स
रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। अब ये जो देखो डिकम्पोज करने का मतलब क्या होता है, सड़ाना उस चीज को, मतलब कि प्लांट्स के जो वेस्ट थे वो माइक्रोब्स ने उस पर एक्ट करा, उसको सड़ाया गलाया कि उसके जो न्यूट्रिशन थे वो क्या हुआ, वो रिलीज हुए। वो न्यूट्रिशन किसके काम आएंगे, वो न्यूट्रिशन काम आएंगे प्लांट के, क्योंकि हम खाद डालेंगे तो वो क्या होंगे, न्यूट्रिशन जो थे वो एक उस दूसरी फॉर्म में हो गए और उसको प्लांट को मिल जाए। प्लांट्स अगेन मतलब प्लांट मरा, प्लांट की जो न्यूट्रिशन थे दोबारा वो प्लांट में ही चले गए। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो इन एनी सच चेंजेस। आपने यहाँ पर देखा कि ये जो सिंथेटिक मटेरियल्स थे, पॉलिथीन बैग, ग्लास, एम्प्टी, प्लास्टिक की बॉल, पॉलिथीन, है ना, तो ये सब आपने देखा, ये सब क्या हुआ, ये सब डिकम्पोज नहीं हुए। 3 से 4 हफ्ते बाद आपने देखा ये डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुए, ये साजे के साजे वैसे ही निकल आए। तो the microbes could not act on them and convert them into manure। तो microbes क्या क्या करा इन्होंने, microbes ने इन पे एक्ट ही नहीं करा, मतलब इन पे अटैक ही नहीं करा, इनको सड़ा गला ही नहीं पाए वो। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animal, convert them into simple substance। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोज होके जो मैन्योर बनता है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस कह रहे हैं। सो आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि आपने देखा होगा कहीं पर कोई रास्ते में सड़क पे या डॉगी मर जाता है, कोई भी जानवर मर जाता है, तो वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो डिके हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वो कुछ दिनों बाद आप देखोगे आपको वहां पर नहीं दिखेगी, in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals। इससे हमें क्या पता चला कि जो एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपलर सब्सटेंस में। किस कैसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These substances are again used by other plants and animal। यही substances जो हैं वो दोबारा plants और animal के द्वारा यूज करे जाएंगे। मतलब क्या है कि मान लो कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट मान लेते हैं, ट्री जो है वो कट के गिर गया है ना, तो उसके बाद इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसकी न्यूट्रिशन जो है ये सॉइल में क्या हो जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। इसकी न्यूट्रिशन, इसके सॉइल में न्यूट्रिशन चले गए, जो दूसरा प्लांट है वो उसकी न्यूट्रिशन लेगा और वो बड़ा हो जाएगा, फिर उससे हम फूल पत्तियां खाएंगे। फिर जब इंसान की कोई मौत होगी तो इंसान की जो न्यूट्रिशन है वो जमीन में चले आएंगे, फिर उससे और सारी जगहों पे न्यूट्रिशन प्लांट लेंगे, तो ऐसे करके साइकिल चलती जाती है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो इससे हमने क्या सीखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज टू डिके द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक काम क्या है, जो हार्मफुल या स्मेली सब्सटेंस है उन सबको क्या करना, क्लीन करना हमारे एनवायरनमेंट से। तो ऐसे ही क्लीनिंग का कर रहे हैं काम, क्योंकि अगर वो जो वेजिटेबल पील्स है अगर वो सड़ेगा ही नहीं, तो आप सोचो आप अभी तक आप पहले से लेकर अभी तक कितने सारे क्या कहते हैं, खाने की जो सामान है या पैकेट्स वैकेट्स हैं वो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट होते। तो ये क्लीन करने का भी काम करता है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक तो हमने देखा वो कैसे हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीजेस कॉज भी करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं। कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं अभी 2024 में भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इसको भी करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे ही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथ एंड लेदर। ठीक है, लेदर आपने अभी नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, लेदर के जैसे कि जैकेट वैकेट्स पहनते हैं ना, लेदर जैकेट्स, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर की देखी होगी, या फिर आप सर्च कर सकते हो लेदर जैकेट। ठीक है, तो या फिर हाँ अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम पैथोजेंस कहते हैं, इनका नाम है, जो हमें बीमारी फैलाते हैं।
डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाने को सड़ाते हैं, है ना, क्लोथ्स को खराब करते हैं या लेदर को सड़ाते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब कुछ इनकी हार्मफुल एक्टिविटी और के बारे में देखते हैं कि और क्या कैसे कैसे हार्मफुल होते हैं। सड़ाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, और कैसे हार्मफुल होते हैं ये बताओ। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कैसे और हार्मफुल हो रहे हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी। तो पैथोजेंस जो है, पैथोजेंस ऊपर पढ़ा है ना, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। तो पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में बहुत तरीकों से अंदर जा सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लो, नोज से जा सकते हैं, मैं सांस तो लूंगा ही लूंगा, तो नोज के थ्रू मेरे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं अंदर। जो वाटर मैं पीता हूँ उनके थ्रू जा सकते हैं, और जो खाना मैं खाता हूँ उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये तीन तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, वो मेरे शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एंट। ये यहाँ तक कि किसी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं दूसरी बॉडी में। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर हो सकती है। मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और कोई हेल्दी पर्सन है, उससे बीमारियां ट्रांसफर हो गई। ठीक है, कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर मान लो उसने छींक दिया, है ना, तो छींकने से क्या होगा, उसकी जो छींकने की जो नोज के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो इधर उधर फैलेंगे। उसकी छींकने से जो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया निकलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेंगे, वो अगर मेरी बॉडी के अंदर एयर के थ्रू चले गए तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा उससे। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. Many very very important. Communicable diseases क्या होते हैं? अब communicable diseases वो diseases होती हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो डिजीज ट्रांसफर हो जाए। मीन एक अनहेल्दी इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाए, या फिर ऐसी बीमारियां जो स्प्रेड होती हैं। ऐसी बीमारियां जो स्प्रेड होती हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, या फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से या फिर फूड से। तो ऐसी डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सब बीमारियां जो एक हेल्दी इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल को हो सकती है। When a person suffers from common cold, sneeze, fine droplets of moist carrying thousands of moisture, sorry, when a person suffer from common cold, अगर कोई common cold से suffer कर रहा है, किसी को सर्दी हो गई है, तो जब वो sneeze करेगा, जब वो छींकेगा, उसकी नाक से फाइन ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, मतलब पानी निकलता है ना हल्का हल्का, तो फाइन ड्रॉपलेट्स निकलेंगे ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, पानी ही मतलब। कैरी थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, उसकी जो छींकने में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस ड्रॉपलेट्स के साथ क्या होंगे, निकलेंगे और स्प्रेड हो जाएंगे एयर में। एयर में स्प्रेड हो गए तो वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ये अब देखो, अगर कोई पर्सन छींकता है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस उसकी छींकने से निकलते हैं। तो वो जो अगर एयर में फैल गए वो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, और आप उसके बगल में ही बैठे हो ऑटो में मान लो, तो फिर आपको क्या होंगे, आपके आप ब्रीथ कर रहे हो, आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वो फैल जाएगा। कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकते हैं, वो जो पूछ रहा है। वी शुड कीप अ हैंडकरचिफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। जब भी कोई इंसान छींक रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक हैंकरचिफ रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं अपने साथ, कि हम जब छींके तो उस हैंकी में छींके कि हमारे जो वायरसेस हैं जो हमारे नोज से निकलेंगे तो वो फैले ना। एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग, ठीक है। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से आप 2 कदम की दूरी पर हैं। और क्या है, देयर आर सम insects and animals which carry as carrier which act as a carrier of disease causing microbes। एक और आ गया वर्ड आपका कैरियर। कैरियर क्या होता है,
अब सुनो, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो डिजीज को कैरी करके चलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा है इंसेक्ट या एनिमल जो डिजीज को कैरी करके चलता है? अब देखो, कैरियर का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उन्हीं को हम कैरियर कह रहे हैं। जैसे कि मान लो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी। अब मक्खी क्यों कहते हैं कि खाने पे बैठ रही है उसको भगा दो? क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्खी जो है कहीं गंदगी पे भी चढ़ चढ़ा के आती है ना, किसी कचड़े में है या फिर गंदे पानी में बैठी है। तो वहां से क्या होते हैं, मान लो वो किसी कचड़े के ढेर पे बैठी है, वहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसके पैरों पे चिपक गए, है ना। और फिर हाउस फ्लाई जो है या फिर मक्खी है वो उड़ के आपके खाने पे आ गई। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पैरों पे चिपके हैं वो आपके खाने में अब उतर गए, है ना। तो वो आपको, जब वो खाना खाओगे तो आपको भी डिजीज हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप बाहर जाओ तो आप किसी भी स्टॉल पे देखो तो आप वहां का स्टॉल का खाना मत खाओ, अगर उसमें खुला रखा है या फिर हाउस फ्लाई उसमें चढ़ रही है तो ये सब क्या है, कैरियर का काम करती हैं। तो हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अच्छा, तो हाउस फ्लाई क्या सकते हैं, गार्बेज पे बैठती हैं या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं, मतलब एनिमल की जो वेस्ट है उस पे बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, पैथोजन उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। पैथोजन पढ़ा था ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजन उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, पैरों पे बोल दिया मतलब बॉडी पे एक ही बात है। when these flies uh, when these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो वो पैथोजेंस वहां से क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। whosoever eat the contaminated food, कंटामिनेटेड फूड का मतलब हो जाता है वो इन्फेक्टेड फूड जिसपे मधुमक्खियां मधुमक्खी सॉरी मक्खी बैठी है, इज लाइकली टू गेट सिक। बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप उस खाने को खा लो जिसमें मधुमक्खी बैठी है, सॉरी जिसमें मक्खी बैठी है या फिर कोई मच्छर वच्छर बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सिक हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा फूड को ढक के रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, अनकवर्ड आइटम फूड को खरीदना या कंज्यूम करना बंद करें क्योंकि आपकी सेहत का सवाल है। Another example of a carrier is female Anopheles mosquito। Another example क्या है, कैरियर का काम कौन करती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि क्या कैरी करती है। अब देखो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब जैसे भी याद करना पड़ेगा कि फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि कैरी करती है पैथोजेंस ऑफ मलेरिया, सॉरी पैरासाइट ऑफ मलेरिया को। ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या कैरी करती है, डेंगू वायरस को कैरी करती है, मतलब डेंगू वायरस फैलाने के काम कौन आता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। और फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो क्या काम आती है, मलेरिया को फैलाने के लिए। आपको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया और डेंगू के फैलने को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब वो जानते हैं। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? क्यों हमें टीचर सजेस्ट करती रहती है कि कहीं पर भी पानी को क्या मतलब रुकने मत दो, कहीं स्थिर पानी को, मतलब कहीं गड्ढे में पानी भर रहा तो उसको भरने मत दो, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मच्छर इकट्ठे होते हैं। हाउ मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सॉरी ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। सभी मॉस्किटो जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, मतलब पैदा होते हैं वाटर में। Hence, one should not let water collected anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. तो जो मॉस्किटो है वो पानी में ही क्या होते हैं, ब्रीड करते हैं, पानी में ही क्या होते हैं, फैलते हैं। जहां पे पानी रुक जाता है तो वो क्या होते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम पानी को कहीं पर कलेक्ट होने ना दें, तो उससे क्या होंगे, मच्छर नहीं होंगे। तो पानी को कलेक्ट नहीं होने देंगे तो वहां मच्छर नहीं होंगे। पानी कैसे कैसे कलेक्ट होता है आपने देखा होगा, टायरों में भर जाता है, कहीं पर ट्रक का टायर पड़ा है तो कहीं पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। हमारे जो घर में कूलर भरा है उसमें पानी भरा रहता है। फ्लावर्स हैं, मतलब गार्डन होता है किसी का तो पॉट्स में भरा रहता है पानी। तो ऐसे क्या होना चाहिए, पानी भरे भरे नहीं रहने चाहिए अगर हमें मॉस्किटो से बचना है, इन सब बीमारियों से बचना है। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding।
अपने सराउंडिंग को अगर हम क्लीन रखें और सूखा रखें तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं मॉस्किटो से, उनकी ब्रीडिंग से, मतलब वो पैदा ना हो मॉस्किटो हमारे घर में वैसे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कुछ मेजर्स को लिस्ट करिए कि जो स्प्रेड होने से बचाते हैं मलेरिया को। तो आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा इसके बारे में कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए कि हम मलेरिया को फैलाने से बचा सकें। सो ये अभी आप देख सकते हो, या तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कौन कौन सी कॉमन डिजीज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती हैं। जैसे कि हो गई ह्यूमन डिजीज में क्या आएगा, ट्यूबरक्लोसिस होती है, मीजल्स होते हैं, मीजल्स और चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड। इन सब में आपके क्लासमेट्स को कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो आप देख सकते हो कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन से वायरसेस वाले डिजीजेज हैं, और कौन से मोड से होते हैं ये डिजीजेज, ये कर सकते हो। और प्रिवेंशन मेजर्स क्या लेते हैं, जनरल है, मतलब ऐसा नहीं कि दवाई के बिना ये काम हो जाएगा, दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ये कुछ प्रिवेंशन हैं जिनसे आप इनको होने को रोक सकते हो। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission, and few general methods of prevention are shown in table 2. वो चीज लिखे कुछ बीमारियों के नाम जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे ये ह्यूमंस को क्या कहते हैं, हार्म करते हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को डिजीजेस फैलाते हैं। अब हम जानते हैं कि एनिमल्स में कैसे डिजीजेस फैलाते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि बस ह्यूमन और प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं, ये एनिमल्स में भी फैलाते हैं बीमारियां। जैसे कि एक एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन और कैटल डिजीजेस फैलाता है। बहुत डेंजरस वायरस, बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा क्या करता है, कैटल और कैटल में, मतलब जो भेड़ बकरियां हैं या फिर कैटल जो पालते हैं ना, पालतू जानवर, तो उनमें और ह्यूमंस में बीमारियों को फैलाता है। जैसे कि डिजीज कॉजिंग कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। फुट और माउथ डिजीज जो कि कॉमनली पाई जाती है कैटल्स में, वो फैलाई जाती हैं इस इन वायरस द्वारा। रॉबर्ट कॉच 1876 में इन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरियम विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। उन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज कौन सा कौन डिजीज को ये फैलाता है, इन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, मतलब जो जानवरों में या एनिमल्स में जो बीमारियां फैल रही थी, ये कैसे फैल रही थी, उनके ऊपर तब रिसर्च चला होगा, तो इन्होंने वो रिसर्च करा था और इन्होंने पता लगाया था कि एंथ्रेक्स, उन्होंने नाम दिया कि एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि ये डिजीज फैला रहा है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crop. अब देखो क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स में भी डिजीज फैलाते हैं। प्लांट में कैसे डिजीज फैलाते हैं, ये उनके जो पोटैटो हैं, जो राइस हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी पत्तियां हैं, ये सब खा जाते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, इनके जो ऑरेंजेस हैं, एप्पल हैं, ये शुगर केन है, ये सबको क्या कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं। तो डिजीज की वजह से इन सब की जो प्रोडक्शन है, ये जो ईल्ड है, द डिजीज रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से इनकी जो ईल्ड है, इनकी जो उपज है, उनको कम कर देते हैं। एक तो क्वालिटी भी कम कर देते हैं और जो नंबर ऑफ अमाउंट में जितना उगना चाहिए था वो भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है। हमारे लिए तो, ह्यूमंस के लिए तो वैसे भी नुकसान है और प्लांट्स के लिए भी नुकसान है। See table 2.2 for some such plant diseases. They can control by the use of certain chemicals which kill the microbes. तभी आपने देखा होगा कि खेतों में क्या करते हैं, दवाई लगाते हैं कि प्लांट को क्या हो, बीमारियां ना लगे, वो जी पाए, अच्छे से चल पाए और खूब ज्यादा हो गए। ये कुछ डिजीज कॉजिंग जो प्लांट्स में पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाई जाती हैं। तो उनके यहाँ पर नाम लिखे हैं, याद करना तो याद कर सकते हो।